Good morning students and my dear friends. Today is 19th of May 2023 Friday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी और फाइनेंस रिलेटेड अदर अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर डेली आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फ्री पीडीएफ भी मिल जाती है। इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ हेडलाइंस की सेपरेट नोटिफिकेशन भी डेली इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होती है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज सक्सेस इज गेटिंग व्हाट यू वांट एंड हैप्पीनेस इज वांटिंग व्हाट यू गेट। और आज के मिड पेपर के अप्रॉक्सीमेटली 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के अप्रॉक्सीमेटली 13 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 10 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिनट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। अ डजन इंश्योरेंस परमिट्स अप फॉर ग्रैब। तो लास्ट ईयर जो इंश्योरेंस रेगुलेटर ने जो पेज स्टार्ट किया था, जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसको दोबारा से पेज देने के लिए इस साल IRDAI ने डिसाइड किया है कि अप्रॉक्सीमेटली 1 दर्जन यानी अप्रॉक्सीमेटली 12 लाइसेंस इंश्योरेंस सेक्टर में इशू किए जाएंगे। तो इंश्योरेंस रेगुलेटर इज प्लानिंग टू इशू अबाउट अ डजन लाइसेंस दिस ईयर इनटू डिफरेंट लाइफ एंड नॉन लाइफ सेगमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अगर इस नए मोमेंट की या नए मेजर की बात करें तो आफ्टर 10 ईयर्स 10 सालों बाद पिछले साल किसी 3 कंपनी को इन सेगमेंट्स में इंश्योरेंस मिला था, परमिट मिला था बिजनेस करने का। तो 10 साल तक की जो लाइसेंस ग्रांटिंग का जो पेज था वो IRDAI ने स्टॉप करके रखा था। लास्ट ईयर ये नए इंश्योरेंस देने का जो मोमेंट या जो मेजर स्टार्ट किया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, उसको पेस अप देते हुए इस बार 12 और नए लाइसेंस इशू करने का प्लान है इंश्योरेंस रेगुलेटर्स का। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 एप्लीकेशन जो हैं वो अप्रूवल के लिए पड़े हुए हैं इंश्योरेंस और रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास। और जो डेडिकेटेड फैसिलिटेशन सेल है वो बहुत जल्दी एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन है कंपनीज के लिए उसको अप्रूवल कर देगी, उसको ओके कर देगी और फास्ट ट्रैक मैनर में, फास्ट ट्रैक पेस में जो कंपनीज हैं अप्रॉक्सीमेटली 12 कंपनीज को NOC इशू कर दिया जाएगा एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 20 में से अप्रॉक्सीमेटली 12 कंपनीज का एप्लीकेशन जो है वो फुलफिल करता है सारी कंडीशंस को। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में अप्रॉक्सीमेटली 12 कंपनीज को ये जो NOC है वो इंश्योरेंस रेगुलेटर के थ्रू मिल जाए। तो जो IRDAI के चेयरमैन है मिस्टर देबाशीष पांडा, उनका ये कहना है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर का जो ये स्टेप है ये इंश्योरेंस सेगमेंट के लिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल है और कंड्यूसिव है और इसकी वजह से कई सारे और ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर सेक्टर में अट्रैक्ट होंगे और इंडस्ट्री ब्रॉड होने की वजह से हमें इंश्योरेंस प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन भी सोसाइटी में ज़्यादा देखने को मिलेगा अपकमिंग टाइम में। सो दिस इज़ द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया दैट इज़ अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स because it seems that business environment is favorable for insurance penetration now। और अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें या डिकेड्स की बात करें तो इंडिया में जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसका पेनिट्रेशन बहुत अच्छा नहीं है, बहुत कम या बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी है इंडिया की जो कि इंश्योर्ड है थ्रू डिफरेंट लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। So this is the growth pattern and projected gross direct premium income of the company in terms of the trillion since 2022 to 2025। तो 25 तक ये प्रोजेक्शन कर रही है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। 20% टैक्स ऑन क्रेडिट कार्ड स्पेंड ड्यूरिंग ओवरसीज ट्रैवल। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स में कुछ मॉडिफिकेशन किया है, कुछ अमेंडमेंट किया है लास्ट वीक। उन अमेंडमेंट्स को क्लैरिफाई करते हुए कल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो टैक्स, जो TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो लगता है किस पर, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस पर, जो ओवरसीज क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस होते हैं उन पर जो टैक्स लगता है उसको रिवाइज किया गया है और स्पेशली ऐसे एक्सपेंसेस पर टैक्स जो कि टूरिज्म के लिए हैं या ट्रैवल के लिए हैं। तो ओवरसीज ट्रैवल पर जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया जाता है, जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक्सपेंसेस होते हैं, उस पर टैक्स रिवीजन किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लास्ट वीक और उसी को लेकर क्लैरिफिकेशन है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 1 जुलाई से यानी 1 जुलाई से 20% TCS लगेगा, 20% TCS लेवी किया जाएगा ऑन ओवरसीज क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस ऑफ इंडियंस। तो ऐसे इंडियंस जो कि अब्रॉड जाकर के ट्रैवल और टूरिज्म के लिए जाते हैं
और वहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं फॉर मीटिंग आउट देयर एक्सपेंसेस, तो उन पर अब 20% का टैक्स लगाया जाएगा। हालांकि इसमें से एजुकेशन और मेडिकल रिलेटेड जो टूरिज्म है, जो विजिट्स हैं, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। तो एजुकेशन और मेडिकल रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे, ओवरसीज एक्सपेंसेस होंगे, ओवरसीज क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस होंगे, उन पर कम रेट से टैक्स लगाया जाएगा। और कौन कलेक्ट करेगा इस टैक्स को? क्रेडिट कार्ड इशूअर, जो बैंक्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस टैक्स को कलेक्ट करेंगे। कब कलेक्ट करेंगे? व्हेन बिल इज सेटल्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो जब बिल सेटल किया जाएगा इंडियन रुपी के फॉर्म में, तब जो क्रेडिट कार्ड यूजर कंपनीज होंगी वो इस टैक्स को कलेक्ट करेंगी, एंड दिस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द क्रेडिट कार्ड होल्डर्स टैक्स लायबिलिटीज व्हाइल पेइंग द टैक्सेस। और रिटर्न फाइल करने के लिए जो सैलरीड इंडिविजुअल्स होंगे उनको एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का वेट करना पड़ेगा, जबकि जो प्रोफेशनल्स हैं दे कैन यूज देयर क्रेडिट टू सेट ऑफ देयर एडवांस टैक्स लायबिलिटीज ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो सैलरीड और प्रोफेशनल के लिए भी डिफरेंस मेंटेन किया गया है। टाइप ऑफ ट्रैवल और टूरिज्म के अकॉर्डिंग भी जो टैक्स लगाया जाएगा उसमें डिफरेंस है। जो मेडिकल और जो एजुकेशन टूरिज्म है, ट्रैवल है, उस पर कम रेट से टैक्स लगेगा इन कंपैरिजन टू लेजर एंड अदर टूर रिलेटेड एक्सपेंसेस के कंपैरिजन। तो बहुत अगर शॉर्ट फॉर्मेट में इस न्यूज़ को बताऊं तो जो भी ओवरसीज़ यूज़ है क्रेडिट कार्ड का, अब उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS में इंक्लूड कर दिया जाएगा, जो कि TCS अट्रैक्ट करेगी, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो है वो अट्रैक्ट करेगी। अगर हम करेंटली TCS रेट की बात करें जो टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस पर लगते हैं, वो 0.5% से लेकर के 5% तक लगते हैं। और LRS में इंक्लूड होने के बाद ये जो टैक्स है डेफिनेटली ये और ज़्यादा TCS अट्रैक्ट करेगा। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स। इंडिगो पोस्ट रिकॉर्ड प्रॉफिट फॉर Q4 एज एयर ट्रेवल बूम्स। तो इंटरग्लोब एविएशन ने अपने फाइनेंशियल ईयर 23 के Q4 का रिजल्ट पब्लिश किया है और उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 919 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो पोस्ट किया है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंडिगो भी बोलते हैं। और उसका रीज़न क्या है कि प्रॉफिट जो, और ये रिकॉर्ड प्रॉफिट है अभी तक की हिस्ट्री में, इंडिगो की हिस्ट्री में। और इसका जो रीज़न है वो ये है कि एयर ट्रैवल जो है वो पैंडेमिक के बाद बूस्ट अप हुआ है, जिसकी वजह से जो टोटल इनकम है इंडिगो की वो 78% तक इंक्रीज हुई है। तो बिकॉज ऑफ द रोबस्ट डिमांड एंड हाई अदर इनकम including interest income on savings and compensation from engine makers and VGF funding received from the government, Indigo's profit has reached up to this mark. So there are many reasons that Indigo is citing for this record profit. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Shein returns to India in tie-up with Well Retail। तो शीन इंडियन मार्केट में दोबारा से एंटर कर रही है। हालांकि पिछली बार एंटर करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी वो नहीं रही थी, तो इसलिए उसने अपना बिजनेस वाइंड अप कर दिया था। लेकिन अब शीन जो है वो इंडियन मार्केट में दोबारा से एंटर कर रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार कंट्री का जो लार्जेस्ट रिटेल बिजनेस है उसके साथ पार्टनरशिप करके शीन जो है वो इंडिया में एंटर करेगा। सो इन अ बिड टू टैप द इंडियन ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट and to diversify China-centric supply chain, now Shein wanted to come India again। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप में JV के थ्रू इंडियन मार्केट में एंटर करेगी। और करंट स्टेटस के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट ने ये पार्टनरशिप ऑनलाइन फैशन रिटेलर और रिटेल यूनिट्स ऑफ कॉन्ग्लोमरेट रिलायंस इंडस्ट्री के बीच जो पार्टनरशिप है इसको अप्रूवल भी दे दिया है। तो अप्रूवल मिल चुका है इस पार्टनरशिप को। बहुत जल्दी हमें शीन जो है वो फिर से इंडिया में देखने को मिलेगी। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 के जितने भी आर्टिकल हैं वो हम शॉर्ट न्यूज सेक्शन में कवर करेंगे। देख लेते हैं ये आर्टिकल क्या कह रहा है। बिस ट्रिप टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम LRS चेंजेस फिनमिन। तो ये न्यूज़ भी उसी जो पर्टिकुलर मिनट में हमने जो न्यूज़ कवर करी है ओवरसीज क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस को लेकर के, उसके एक्सटेंशन में ही है। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में कुछ चेंजेस लाए थे। उसको क्लैरिफाई करते फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो भी नॉर्म्स में चेंज किया गया है LRS के, वो जो ओवरसीज बिजनेस ट्रिप हैं उनको इंक्लूड नहीं करती है, स्पेशली ऐसी ओवरसीज बिजनेस ट्रिप जो कि कंपनीज का एम्प्लॉयज़ को ऑफर कर रही हैं। सो व्हेन एन एम्प्लॉय इज बीइंग डिप्यूटेड बाय एन एंटिटी for any of the above, the expenses are borne by the company and all these expenses will be or shall be treated as a residual current account transaction outside the LRS। तो LRS में जो भी चेंजेस लाए गए हैं
टैक्स को लेकर के वो फिलहाल एम्प्लॉयज़ के ओवरसीज बिजनेस ट्रिप्स जो कंपनी से स्पॉन्सर कर रही हैं उसको कवर नहीं करेंगे, एंड दैट मे बी परमिटेड बाय द ऑथराइज्ड डीलर विदाउट एनी लिमिट। तो जो आरबीआई की एलआरएस स्कीम थी, जो एलआरएस पॉलिसी थी, उसमें कई सारे लिमिट्स भी हैं, कई सारे नॉर्म्स में। लिमिट्स की बात करें तो जितने भी ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं इंक्लूडिंग माइनर, वो केवल और केवल $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर रेमिट कर सकते हैं फॉर एनी परमिसेबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो इस तरह के कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स को लेकर के इंडिविजुअल्स पर, कंपनीज पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस और लिमिट लगी हुई है, और एलआरएस स्कीम के तहत ये रिस्ट्रिक्शंस लगी। तो इसी को लेकर के रिसेंटली एलआरएस में कुछ चेंज किए हैं गवर्नमेंट ने। उसकी इनिशियल जो न्यूज़ है वो हमने अभी मिनट में कवर करी है। इसका एक्सटेंशन ये है कि गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि एलआरएस में जो भी चेंजेस हुए हैं वो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके ओवरसीज जो बिजनेस ट्रिप हैं उसको कवर नहीं करती है। इट मीन्स इनके लिए एज ऑफ नाउ कोई लिमिट नहीं है ऐसे ओवरसीज बिजनेस ट्रिप के लिए जिसको कंपनीज स्पॉन्सर कर रही हैं। सो दिस इज द रेमिटेंसेस इन्फोग्राफिक्स। ओवरसीज टूर पैकेजेस, रेमिटेंस इज फॉर द परचेज ऑफ टूर पैकेजेस। तो थ्रेशोल्ड कितना है और रेट कितना है? तो एज ऑफ नाउ देयर इज नो थ्रेशोल्ड, ओल्ड पोजीशन नो थ्रेशोल्ड। और अगर किसी और पर्पस के लिए रेमिटेंसेस है जैसे कि बॉन्ड, शेयर्स, रियल स्टेट, गिफ्ट, इनके लिए जो है वो गवर्नमेंट ने एलआरएस स्कीम के तहत जो है वो रिस्ट्रिक्शंस और थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स कर रखी है। तो फिलहाल के लिए जो कंपनी से स्पॉन्सर करती हैं ओवरसीज ट्रिप उनके लिए कोई भी एलआरएस में लिमिट नहीं है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इक्विप्ड टू कंप्लाई विद ईसीएल सिस्टम सेज खारा। तो बेसिकली ये एक इंटरव्यू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है मिस्टर दिनेश कुमार खारा, उनका इंटरव्यू है। उन्होंने भी रिसेंटली जनवरी से लेकर मार्च तक की अर्निंग, बैंक्स की अर्निंग और बैंक का जो प्रॉफिट रहा उसके बारे में अनाउंसमेंट करी, और उसी अनाउंसमेंट में उन्होंने बोला कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है दैट इज़ वेल इक्विप्ड टू कंप्लाई विद द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस सिस्टम, जिसको हम ECL फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। इस न्यूज़ को मेरा कवर करने का सिर्फ इतना ही पर्पस था कि हम ECL फ्रेमवर्क के बारे में जान सकें, क्योंकि भी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया है ऑन ECL फ्रेमवर्क। ECL स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क। तो उसी को लेकर के जो SBI के चेयरमैन हैं उनका ये कहना है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI वो प्रॉपरली वेल प्रिपेयर्ड है, ये जो नए रूल्स आ रहे हैं ECL फ्रेमवर्क के फॉर्म में उसको कंप्लाई करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रॉपरली प्रिपेयर है। तो जो डिस्कशन पेपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ECL पर इशू किया था, स्पेशली उसका पर्पस था जो लोन लॉस प्रोविजनिंग है, जो बैंक्स NPA के लिए जो प्रोविजनिंग करते हैं उसमें कुछ चेंजेस जो है वो RBI ने प्रपोज किए थे और डिस्कशन पेपर रिलीज किया था। और इस पर्टिकुलर ECL फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बैंक्स में बी गिवन 5 years टू कंप्लाई विद इंक्रीज इन प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट ऑन कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल। तो जो इक्विटी टियर 1 कैपिटल को लेकर के कुछ नॉर्म्स RBI ने तैयार किए हैं स्पेशली इस ECL सिस्टम में। तो RBI ने उसमें बोला है कि इस ECL सिस्टम को कंप्लाई करने के लिए बैंक्स को अप्रॉक्सीमेटली 5 साल दिए जाएंगे। तो 5 साल के ड्यूरेशन में जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, स्टेट ओन बैंक्स हैं, वो धीरे धीरे प्रोविजनिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। किस लिए प्रोविजनिंग करनी है? जो लोन लॉस होता है, जो NPAs होते हैं, उनकी प्रोविजनिंग को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज करना चाहता है। द RBI said that ECL approach for loan loss for banks compared to the incurred loss approach at present will be introduced 1 year after announcing the final guideline। तो अभी के लिए डिस्कशन पेपर जो है वो इशू किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसके बाद गाइडलाइंस प्रिपेयर होंगी और अप्रॉक्सीमेटली 1 साल के बाद यानी 1 ईयर के बाद जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ECL को लेकर के गाइडलाइंस इशू करेंगी और बैंक्स को 5 साल दिए जाएंगे। तो अभी जो लोन प्रोविजनिंग को लेकर के जो सिस्टम है उससे ECL में मूव करने के लिए जो बैंक्स हैं उनको 5 साल का टाइम दिया जाएगा। ECL फ्रेमवर्क विल नीड एडिशनल कैपिटल फॉर द बैंक्स। तो ओवरऑल अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडिशनल प्रोविजनिंग की बात करी है बैंक्स के लिए, और उसके लिए बैंक्स को एडिशनल कैपिटल की जरूरत होगी, एंड दैट इज व्हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज गिविंग 5 years टू कंप्लाई विद दिस ECL फ्रेमवर्क। और इसी को लेकर के SBI का कहना है कि उन्होंने अपनी सारी कैलकुलेशन कर ली है। हालांकि वो नंबर्स जो हैं वो अभी लोअर हैं, क्योंकि जो एडिशनल प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट ECL में RBI ने करी उससे तो लोअर नंबर हैं, बट डेफिनेटली वी विल बी एबल टू मेंटेन अवर बैलेंस शीट एंड वी विल बी एबल टू कंप्लाई विद द न्यू ECL framework in case of the NPA provisioning। अब देख लेते हैं some short news articles from Business Standard। SBI's Q4 standalone net jump 83% to
16,695 करोड़। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कल अपना Q4 यानी जनवरी से लेकर के मार्च क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 23 के Q4 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया है और उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 83.19% का इंक्रीज रजिस्टर किया है बैंक ने इन टर्म्स ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम इन टर्म्स ऑफ स्टैंड अलोन प्रॉफिट। और जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है वो नेट इंटरेस्ट इनकम और लोअर प्रोविजनिंग की वजह से, जो लोअर एनपीए प्रोविजनिंग है उसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो 83.19% तक इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने Q4 में 83.19% का नेट प्रॉफिट रजिस्टर किया और उसका रीज़न हेल्दी नेट इंटरेस्ट इनकम, अपार्ट फ्रॉम इट लोअर प्रोविजनिंग फॉर लोन और बैड लोन, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 16,695 करोड़ का प्रॉफिट जो है Q4 में एसबीआई ने रजिस्टर किया है, जो कि पिछले क्वार्टर यानी Q3 में अप्रॉक्सीमेटली 14,205 करोड़ था। और अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो बैंक्स का जो प्रॉफिट रहा स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है वो अप्रॉक्सीमेटली 58.58% से ग्रो किया है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस फाइनेंशियल ईयर में एसबीआई ने 58.58% का प्रॉफिट में इंक्रीज रजिस्टर किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ई स्कूटर मेकर्स डिवाइडेड ऑन इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडी कट बैक। कल के न्यूज एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि ई व्हीकल्स को लेकर के स्पेशली टू व्हीलर सेगमेंट है उसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी में कट किया है और हमने उस न्यूज़ को कवर भी किया था। तो लीडिंग जो इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनीज हैं अब वो इस पर्टिकुलर इशू पर डिवाइडेड हैं कि इससे उनकी सेल कितनी इंपैक्ट होगी। कल हमने डिस्कस भी किया था कि जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी कट किया है इसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में हमें ईवी टू व्हीलर सेगमेंट में हमें सेल्स में डाउन देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनीज की बात करें तो कुछ कंपनीज का कहना है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, जो कि फास्टर अडॉप्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम 2 सब्सिडी में गवर्नमेंट ने जो कट किया उसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा सेल पर देखने को नहीं मिलेगा, जबकि कुछ प्लेयर्स का ऐसा कहना है कि दिस सब्सिडी कट में इम्पैक्ट देयर सेल निगेटिवली। अब जो ये कह रहे हैं कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा वो किस रीज़न से कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी कट किया है इससे कंपनीज जो हैं वो कॉस्ट कंट्रोल के लिए कॉम्पीट करेंगी, कॉस्ट कंट्रोल करेंगी और आप आगे जो नेक्स्ट 12 मंथ है उसके लिए अपना प्लान जो है वो प्रिपेयर करेंगी, वर्ल्ड लेवल से कॉम्पीट भी करेंगी। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, कंपनीज जो है वो एफिशिएंट होंगी विदाउट और लेस गवर्नमेंट सपोर्ट। और अभी गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से उतना ज़्यादा हमें कंपटीशन और उतना ज़्यादा रिस्क देखने को नहीं मिल रहा था। तो कंपनीज जो हैं वो डिवाइडेड है ऑन दिस सब्सिडी कटबैक। ओवरऑल क्या इंपैक्ट होगा इस सब्सिडी कट का वो हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट मे नॉट टेक अप न्यू पीएसयू स्टेक सेल इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि किसी भी नए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो इस साल अनाउंस नहीं किया जाएगा, इंक्लूडिंग द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो किसी भी पीएसयू का, बैंक्स भी उसमें इंक्लूडेड है, किसी भी पीएसयूज का फिलहाल के लिए गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 24 में प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। एंड एनी सच स्टेक सेल माइट टेक प्लेस ओनली आफ्टर द जनरल इलेक्शन नेक्स्ट ईयर। तो जो जनरल इलेक्शन शेड्यूल हैं 2024 में उसके बाद ही गवर्नमेंट जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन की जो ड्राइव है उसको कंटिन्यू रखेगी। इसका एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि प्रॉबेबली अभी इस समय जिस तरीके से इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही हैं तो अगर किसी भी तरह की प्राइवेटाइजेशन और इन्वेस्टमेंट डील से अच्छा वैल्यूएशन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। तो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली वेटिंग फॉर जनरल इलेक्शन। और इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत कम चांसेस हैं कि कोई नया स्टेक सेल या ट्रांजैक्शन जो है वो गवर्नमेंट अनाउंस करे। हालांकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेक सेल चल रहा है, चाहे वो आईडीबीआई बैंक का हो, चाहे शिपिंग कॉर्पोरेशन का हो, चाहे कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकोर का हो, उसको गवर्नमेंट जो है वो जरूर स्पीड अप करेगी जिससे कि वो जनरल इलेक्शन से पहले वो वाइंड अप हो जाए। हालांकि अगर हम टारगेट की बात करें तो गवर्नमेंट ने इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में 51,000 करोड़ का टारगेट रखा था फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है केवल उन्हीं को गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करेगी, कोई नया स्टेक सेल नहीं आएगा बिफोर 2024 जनरल इलेक्शन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेंटर स्टेट प्रिपेयर फॉर अनइवन मानसून। अब मानसून को लेकर के चाहे वो आईएमडी हो, चाहे वो स्काई मेट हो, सबके अलग अलग प्रोजेक्शन है और इन्हीं प्रोजेक्शंस की वजह से एक तो प्रोजेक्शंस में डिफरेंस है, उसके बाद जो एक्चुअल फोरकास्ट जो एक्चुअल मानसून होता है उसमें भी डिफरेंस आता है। तो कई सारे वेरिएशन की वजह से जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं दे आर प्रिपेयरिंग द डाइवर्ज प्लान और
डिफरेंट प्लान फॉर अनइवन मानसून। तो ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट जो है इज बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्जेंट फोरकास्ट बाय डिफरेंट एजेंसी, गवर्नमेंट इज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग अनइवन मानसून। और जिस तरीके से अप्रैल और मई में हमें इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में बारिश या रेनफॉल देखने को मिला है, उसकी वजह से गवर्नमेंट और ज़्यादा एंटिसिपेट कर रही है कि जो अपकमिंग मानसून होगा ये अनइवन होगा। और इसी के लिए गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज हों, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर डीलिंग विद डिजास्टर लाइक सिचुएशन। इट मीन्स कुछ एरियाज में अगर एक्सट्रीम रेनफॉल देखने को मिलता है, कुछ एरिया में अगर ड्राउट की सिचुएशन देखने को मिलती है, तो दोनों ही सिचुएशन डिजास्टर की सिचुएशन है। और इसी के लिए जो एजेंसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज, दे आर गेयरिंग अप टू फेस एनी टाइप ऑफ एडवर्सिटी विद वेरियस लाइन मिनिस्ट्रीज। तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं। अगर आप देखें तो जो अनइवन मानसून होगा इसका कहीं हमें एक्सट्रीम रेनफॉल देखने को मिल सकता है, कहीं ड्राउट लाइक सिचुएशन देखने को मिलती है। तो एग्रीकल्चर से लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री, कई सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं इसमें इन्वॉल्व होंगी। एंड दीज आर द एक्चुअल रेनफॉल ईयर बाई ईयर, उसका डेटा दिया हुआ है, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स। 2018 से लेकर के 2022 तक का डेटा दिया हुआ है। LPA से कितना डिपार्चर है ये इसका भी डेटा दिया हुआ है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो अनइवन मानसून एक्सपेक्ट कर रही है और उसके लिए प्रिपरेशन भी करी जा रही है, मॉक ड्रिल्स भी करी जा रही हैं, जिससे कि किसी भी डिजास्टर लाइक सिचुएशन को ईजिली टैकल किया जा सके। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस